ये मेरे गुरुजी हैं। आज जो भी मैं कुछ हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। नेक्स्ट, शिव और पार्वती, एक ऐसा स्वरूप जिसके बिना आप प्रकृति की कल्पना कर ही नहीं सकते। अगर शिव पारद है तो पार्वती गंधक है। अर्धनारेश्वर जो रूप है उसकी पूजन की जाती है। आपको अगर रस वैद्य बनना है या रस सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको शिव और पार्वती का पूजन करना ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पारद का एक गुण है, कभी भी घर पे थर्मामीटर टूटता है कैसे भाग के जाता है इधर उधर, है ना। तो गंधक उसकी पत्नी है, उसको पकड़ के वापस लेके आती है। ऐसे सोच के रखो, जहां जहां आपको पारद रखना है वहां वहां आपको गंधक रखना पड़ेगा, बिकॉज आप इन दोनों का अस्तित्व नहीं है अकेले का, इनको मिलके ही बहुत अच्छा काम करते हैं। थर्ड, अश्विनो रसो वंदना। तो ये अश्विनी कुमार जी की फोटो है जो हमें 2019 में मिली थी यहाँ पे, और जो साइड में है वो शिवलिंग है, वो स्फटिक के शिवलिंग है, और नीचे सॉडोलाइट है। सॉडोलाइट एक तरह से नीलम की वैरायटी है। ये मुझे गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था और एक बहुत ही अलग विभूति थी जब वो प्राप्त हुआ, तो इसीलिए ये दोनों यहाँ संकलन में शामिल किए गए हैं ताकि आप लोग इसको देखो। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, यहीं पे शिवलिंग की बात आई है तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे शिवलिंग, पारद शिवलिंग ऐसा मिल रहा है ना। ये पारद शिवलिंग लेना इजी है, बहुत इजी, आप ले सकते हो। हमारे सर से लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि बना के दे दो, वो नहीं बना के देते हैं। क्यों? आज के युग में हम हमारी गारंटी भी बड़ी मुश्किल से दे सकते हैं कि हम इसकी पूजा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपको विश्वास है कि आपके आने वाली पीढ़ियां इस स्थापित शिवलिंग की पूजा करेंगे, तभी आप घर में लेकर आए, अन्यथा मत लेकर आए, वो बहुत बड़ा दोष है। तो इसीलिए रस पूजन करना है, अगर आपको स्थापित करना है तो उसकी मन से पूजा कीजिए। अगर आपके घर में आप स्थापित कर रहे हो, आपको विश्वास होना चाहिए, आपको अपने बच्चों में वो संस्कार अभी से डालना पड़ेगा, तब जाके वो पूजा आगे चलेगी। नेक्स्ट, तो इंट्रोडक्शन है चतुर्विध रसायना। चार तरह के रसायन रस शास्त्र में कल्पना की गई है। फर्स्ट, ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पे इनके नाम रखे थे। हर कल्पना को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, हर कल्पना में अलग अलग चीज यूज की जाती है, उसके बेसिस पे फॉर्मुलेशंस पे इनका एक जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब पे इनको चतुर्विध रसायन नाम दिया गया। इनकी डोज और इनकी पोटेंसी भी अलग अलग रहती है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, जैसे पहला है खरलीय रसायन, सेकेंड इज परपटी, थर्ड वन इज कूपी पक्व एंड फोर्थ इज पोटली रसायन। अभी जो खरलीय रसायन है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। खरलीय रसायन है वो क्या होता है, जो हम खरल में बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल, मैं एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना, जो हम खरल में बनाएंगे वो खरलीय रसायन है। खरलीय रसायन की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या जरूरत पड़ी कि खरलीय रसायन बनाने पड़े। सपोज हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसको हमने 2-3 चूरन मिक्स करके देने हैं, ठीक है। अब वो उसको लगता है कि पहली बात, जो अच्छे चिकित्सक होते हैं वो कम से कम दवाई देते हैं, कम से कम, बहुत बड़ा पर्चा मत लिखो। जब आप वो 3-4 चूरन उसको अलग अलग पैकेट्स में पकड़ा दोगे, वो आधा तो वहीं घबरा जाता है। तो उसमें क्या कल्पनाएं, उन चूर्णों में अलग अलग भावना देके उसकी पोटेंसी बढ़ा दी गई और उसकी मात्रा एक गोली के रूप में आ गई, ठीक है। आजकल देखो जैसे अविपत्तिकर चूरन अपने पहले दे रहे थे ना, अभी अविपत्तिकर चूरन की वटी आ रही है, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं चूरन लेना, ठीक है। तो वो खरलीय रसायन वहां पे उसका उद्भव हुआ। नेक्स्ट है परपटी, ये भी आगे आगे मैं बताती जाऊंगी, एक बार देखते जाऊं। परपटी कल्पना में जो मेडिसिन है उसको हम केले की लीफ में बनाते हैं। 2017 में यहाँ पे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था परपटी के बारे में। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे मैं इनका डिटेल्ड प्रोसीजर्स आपको बताऊंगा। फिर कूपी पक्व, कूपी मीन्स, परपटी मीन्स पापड़ की तरह, एक बार सिर्फ नेम से याद रखो। खरलीय मीन्स खरल, परपटी पापड़, और कूपी मीन्स जो कांच की कूपी में बने ऐसी मेडिसिन। अगेन है पोटली, पोटली मतलब वो सिल्क क्लॉथ की कपड़े में बनती है, इसलिए उसको पोटली बोला जाता है। नेक्स्ट, अभी 4 चीजें हैं हमारे पास, खरलीय रसायन, परपटी, कूपी पक्व और पोटली। ये चारों में कुछ चीज सेम है और कुछ चीज अलग है।
सेम वाली चीज़ क्या है और अलग चीज़ क्या है, आपको यहाँ सोचना है, और वही सेम चीज़ अलग अलग तरह से काम करेगी। ठीक है, सपोज पहले इसको आप समझो, जो कजली हम खरलीय रसायन में किसी काढ़े के साथ, स्वरस के साथ घोट के वटी बनाते हैं, वो कजली ट्रांसफर हो गई खरलीय रसायन में। वही कजली हम मेल्ट करेंगे थोड़े से घी में, माइल्ड टेम्परेचर पे, केले के पत्ते पे पोर करेंगे और हमने उसकी पोटली बना दी। अब वही कजली हमने कूपी में डाली और उसकी हमने रस सिंदूर बना दिया। वही कजली हमने फिर ट्रिचुरेट की, उसकी पोटली बना दी और मोल्टन गंधक में हमने उसको पकाया। ठीक है, चारों में क्या चीज़ सेम है? कजली। सब में कजली सेम है। अब जब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखोगे खरलीय रसायन, नेक्स्ट स्लाइड, ये खरलीय रसायन है, इसमें रस द्रव्य जो भी होते हैं वो डालेंगे, वनौषधीज है, और फिर उसके बाद में आपके पास वटी फॉर्मेशन में आप इसको बना देते हैं। नेक्स्ट, अब जो खरलीय रसायन है वो क्या करता है? खरलीय रसायन में हम जैसे मरकुरी और सल्फर लेंगे मोस्टली। एक सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ, पहले इसको मैं एक बार बता दूँ आपको इंट्रोडक्शन में। जब कजली हम किसी हर्बल या मिनरल ड्रग्स के साथ, या हर्बल और मिनरल दोनों के साथ में हम मर्दन करते हैं, यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। मर्दन संस्कार क्या करेगा और भावना क्या करेगी। ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी दिनों से आप संस्कारित किए जा रहे हो, हमने ये वर्ड बार बार सुना है, बार बार सुन रहे हो। अब जब आप किसी चीज़ में भावना डालते हो, आप किसी चीज़ में कोई भाव डालते हो, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। माँ भी वही रोटी बना के दे रही है, होटल से भी वही रोटी खाते हो, फर्क है ना फर्क। तो ऐसे ही अगर हम भावना दे रहे हैं किसी आर्द्र द्रव्य की और उसकी हम लगातार घुटाई, भावना से क्या है, जो मटेरियल हमें चाहिए, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, वो हम उसमें समाहित कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा भस्म बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों की भावना देते हैं, है ना। अब देखो, आप स्वर्ण भस्म बना रहे हो, स्वर्ण ही जब भस्म बन जाता है, फिर भी जब लास्ट में हम जब उसके टेस्ट करते हैं तो जिसमें उसकी भावना दी गई थी वो मॉलिक्यूल अभी भी उसमें है, होता है ना। क्यों रहता है वो, खत्म क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। भावना का मतलब आपके अंदर ऐसे भाव है, आप कुछ भी बन जाओ, आपके भाव नहीं बदलने वाले, ऐसे भाव होने चाहिए। आप मेडिसिन में वो भाव डाल रहे हो, आपको अगर एक ही मेडिसिन में अलग अलग प्रॉपर्टीज चाहिए, आप उसकी भावना देते जाइए, उसकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएगी। ये हुआ कंसेप्ट भावना का। फिर अगला कंसेप्ट क्या है? ट्रिचुरेशन, मर्दन। जब हम करते हैं, जब हम मर्दन करते हैं, कोई भी चीज़ है उसका पार्टिकल साइज छोटा होता जाएगा और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे हम पूछते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, किसने पीसा? मिक्सी में पीस दिया। आरोग्यवर्धनी भी ली, इधर से अभिपत्ति कर चूर्ण लिया, वो मिक्सी में पीस के और वो दे देते हैं। वो सही नहीं है। मर्दन का मतलब मर्दन, मैनुअली मर्दन करोगे और अगर दूसरा ग्राइंडर जो ऑपरेटेड है, दोनों में फ़र्क आएगा। जब आप मैनुअली मर्दन करते हो, सपोज मुझे किसी कैंसर पेशेंट के लिए कोई दवाई बनानी है, मैं उसको मैनुअली मर्दन कर रही हूँ, मेरे अंदर ये भाव रहेगा, मेरे में ये भाव रहेगा कि मेरा पेशेंट है, ये ठीक होना चाहिए। मेरे को 4 घंटे करनी है तो मैं 4 ही करूँगी। लेकिन अगर आप वही अपने कर्मचारी को कह दोगे और आप इधर उधर चले जाओगे ना, वो थोड़ी देर बाद में फ़ोन देखने लग जाएगा, नहीं करेगा, और आपको बोलेगा 4 घंटे हो गया। वही चीज़ आप मिक्सी में कर लो या दूसरे ग्राइंडर में कर लो, जो कि टोटली मैनुअल नहीं है। क्या उसमें और इसमें तीनों में कंपैरेटिव स्टडी करके देखो, तीनों के रिजल्ट्स में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हम मैक्सिमम कोशिश ये करो कि हम मेडिसिन खुद बनाएं, जितनी पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी आप बना सकते हो। जब मर्दन फिर और करेंगे, वो जैसे भस्म है, जब हम उसका मर्दन कर, भस्म को नैनो पार्टिकल्स तक बताया गया है, या आप गंधक रसायन है वो 900 नैनोमीटर्स तक उसकी जो लास्ट मॉलिक्यूल है वो, क्योंकि उसमें 88 भावनाएं हो गई हैं और उसकी रगड़ाई कितने घंटे हुई है। जब आप किसी चीज़ को बारी बारी ऐसे मर्दन करोगे, वो इवनली वो मॉलिक्यूल हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका मोड ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? जहाँ पे भी नहीं समझ आए प्लीज़ रोक लेना या लास्ट में पूछ लेना। ठीक है,
उसके बाद में ज़्यादातर खरलीय रसायन निराग्नि प्रोसीजर्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे अग्नि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, भारी रहेंगे, गुरुता रहेगी इसके अंदर। जब आप किसी चीज़ को अग्नि के साथ संयोग करोगे तभी वो लघु बनती है। कच्चा आटा तो नहीं खा सकते ना तुम लोग, मम्मी उसको सेकती है रोटी को, तभी वो हल्की सुपाच्य होती है। सेम यही चीज़, ये क्या है, गुरु है। क्यों गुरु है, एक और रीज़न इसमें बताओ। आप इसमें भावना दे रहे हो हर्बल औषधियों की, स्वरस की भावना दे रहे हो। स्वरस कल्पना सबसे पहले नंबर पे बताया गया है, सबसे ज़्यादा गुरु है, गुरुतर, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड स्पेशलिटी क्या है कि बाइंडिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अ ड्रग इनटू ए सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड मिनिमाइजिंग द डोज एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव। वो बहुत मिनिमाइज डोज में हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे आरोग्यवर्धनी, संजीवनी वटी और गंधक रसायन। अगर आप आरोग्यवर्धनी के घटक देखो तो पूरी एक लिस्ट है। अगर आप वो लिस्ट ऐसे पेशेंट को पकड़ा दो, ये सारे चूरन ले लेना और खा लेना, वो खाएगा। वो आधा वो कहेगा नहीं लेनी आपकी दवाई, यही बोलेगा वो। लेकिन जब आप उसकी वटी बना दोगे वो ले लेगा, आराम से लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी खरलीय रसायन के पीछे लॉजिक क्या है, इसको प्लीज लास्ट में बातें मत करो बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझो। ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आने वाला है। बेस मटेरियल क्या है, कजली है। कजली किससे बनती है, मरकुरी एंड सल्फर को जब हम मर्दन करते हैं तब कजली बनता है, ठीक है। उसमें बाद में हम उसमें भावना द्रव्य हर्बल ड्रग्स डालेंगे। फिर क्या प्रिंसिपल लगता है, संस्कारो गुणांतराधानम, ठीक है। अब नेक्स्ट करो, मैं बताती हूँ उसमें, नेक्स्ट आएगा, चार्ट आएगा, नहीं फिर बैक करो। हाँ, इसमें क्या है, पारद है, उसका गुरु गुण है, ठीक है। जब आप पारद के जो ग्राह्य लक्षण है और उसके बाद में उसके गुण कर्म पे जाएंगे, श्लोक आते हैं, तो पारद क्या है, गुरु है। इतनी सी बोतल में 1 किलो पारद होता है। आप ऐसे सोचते बहुत हल्का है, कभी पकड़ के देखना, यूं हाथ नीचे आ जाएगा, इतना भारी होता है, ठीक है। हैविंग गुरु गुण, और सल्फर में क्या है, सर गुण है। सर का मतलब सर का मतलब मूविंग, जो गमन करे, सरता है उसके अंदर, ठीक है, जो चले आगे की तरफ लेके जाए। आफ्टर मर्दन संस्कार कॉजेज अनुलोमना एंड अतिसार इन पेशेंट विद मंद अग्नि। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, अगर हम किसी पेशेंट को आरोग्यवर्धनी वटी दे देते हैं ना, वो अगले दिन आके बोलता है मैडम दस्त लग गई, आपकी दवाई से तो मेरे को दस्त लग गए। पेशेंट जब ये बात आपको बोल दे कि आपकी दवाई से दस्त लग जाए, समझ जाओ वो मंद अग्नि वाला पेशेंट था। अगर आपको अग्नि नहीं, कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा था तो, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, ये गलतियां हम सबसे होती हैं। तो आप मंद अग्नि के पेशेंट को अगर ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जो कि ऑलरेडी, जहां पे क्या हुआ है, पारद का गुरु गुण और सर गुण है, वो अनुलोमन करेगा, क्योंकि पारद भी क्या है, हेवी है, और उसका जो सर गुण है वो उसको नीचे की तरफ। तो जो ड्रग्स में कजली है, अगर किसी की मंद अग्नि है और वो सेवन कर रहा है, उसको निश्चित अनुलोमन प्रॉपर्टीज होने वाली है, ठीक है। जहां पे भी आपने अनुलोमन करवाना है, जैसे मैम ने अभी पीसीओडी बताया था, पीसीओडी में अपान वायु दुष्टि है, अनुलोमन नहीं, आरोग्यवर्धनी दे दो, उसमें ताम्र है, लेखन भी करेगा। यहीं पे एक और बात बता देती हूँ एडिशन के लिए, मैम ने ताम्र भस्म बोला है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताम्र भस्म को प्लीज आप ब्लाइंडली मत यूज करो। टॉक्सिसिटी क्यों, क्योंकि उसमें कुछ सालों बाद में पुनर्भव दोष आते हैं, आपको उसका अमृतीकरण करना है। आप क्या लालच करोगे, लास्ट प्लीज, लास्ट बात मत करो, बाहर जाके कर लो। अगर ताम्र भस्म, हम लोग वैद्य लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं, जितनी पुरानी है उतनी खरीद लो, खरीद के स्टॉक रख लेते हैं, ठीक है। भस्म कभी एक्सपायर नहीं होती, एक और बात हमारे दिमाग में रहती है, नहीं होती, लेकिन कुछ भस्मों को वापस रिजुविनेट करने की जरूरत पड़ती है, उसमें से ताम्र भस्म एक है। अगर आपके पास पुरानी ताम्र भस्म पड़ी है, प्लीज मत यूज करो, उसको वापस अमृतीकरण करो, ठीक है, आप उसको वापस रिवाइटलाइज करो, अदरवाइज वो गुड इफेक्ट्स देने की बजाय बैड इफेक्ट्स दे देगी। एक बात ये। दूसरा, पीसीओडी से रिलेटेड फिर से बता देती हूँ क्योंकि टॉपिक आ गया है। मैम ने बोला था कि उसमें जैसे ये हाइपोथैलेमस वाला, एक्सेस वाला पूछ रहे थे, वहां पे थोड़े से प्रज्ञाबोधी ड्रग्स देनी पड़ती है। प्रज्ञाबोधी का मतलब क्या होता है, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है,
प्रज्ञा का मतलब क्या है? आपकी ऐसी बुद्धि जो आपको सही और गलत का डिसीजन बता दे। यहाँ पे बॉडी के सेल्स या बॉडी के हार्मोन्स ये नहीं रियलाइज कर पाते कि मुझे ज़्यादा निकलना है कि कम निकलना है। हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, मीन्स आपकी प्रज्ञा खराब हो रही है। ठीक है, वो बिहेवियर भी वो फीमेल ऐसे ही करती है। फ्रिज में रखना आटा होता है, रख कुछ और, आटे को अलमारी में रखाती है, अलमारी वाली चीज़ फ्रिज में रख, ऐसी कंफ्यूजन स्टेज। उस वक्त आपको प्रज्ञाबोधी ड्रग्स यूज करनी है। क्यों? क्योंकि आपको सेल्स को एजुकेट करने हैं कि आपको कितनी मात्रा में निकलना है नॉर्मल फ्लो लाने के लिए, कितनी मात्रा में निकला है एक नियत कंट्रोल में। हाइपोथायराइडिज्म भी ऐसा ही है, फ्लो कंट्रोलेबल एक नॉर्मल में, वो कौन करवाएगा? उसके साथ असिस्टेंस ड्रग के रूप में आप प्रज्ञाबोधी ड्रग्स दो। बेस्ट है अब्रकबसम जो मैम ने यूज किया था, ठीक है, या ब्राह्मी बटी भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी वही है कि प्रोसेसिंग के वक्त खरलीय रसायन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब हम रगड़ाई करते हैं तो एक तरह का हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट से एक तरह का केमिकल रिएक्शन होगा और उसमें डिजायर्ड क्वालिटीज आएंगी। फिजिकल चेंजेस, रिडक्शन इन हार्डनेस, वो चीज़ उतनी हार्ड नहीं रहती है, ठीक है। पार्टिकल साइज रिडक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और बाइंडिंग एजेंट। अब बहुत सारे चूरन हैं, आप उसमें थोड़ा सा क्वाथ मिलाओ, आटा ही ले लो, सिंपल एग्जांपल, घर में आटा गूंदना है, मम्मी पानी मिलाती है, पानी मिलाते ही वो आराम से बनने लग जाता है। सूखे आटे की रोटी नहीं बन पाएगी। ऐसे ही गोली बनानी है तो आप में उसको लिक्विड मीडिया या गूगल कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, गुड़ कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपको उसमें एक बाइंडिंग एजेंट चाहिए। बाइंडिंग मीन्स जो उसको बांध के रखे, ठीक है। द भावना द्रव्य एक्ट एज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ यू। जो भावना द्रव्य है वही उसका एंटीडोट रहने वाला है, अगर आपको एंटीडोट नहीं मालूम है तो, ठीक है। एंटीडोट टू एनी विष द्रव्य इफ प्रेजेंट, जैसे वत्सनाभ जहां जहां रहेगा वहां पे टंकण अमूमन कंपनीज डाल देती हैं सेफ्टी साइड पे रहने के लिए, या शास्त्र में भी ये परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट स्लाइड। अब खरलीय रसायन देने कहां पे है, आप कहां दोगे, ठीक है। इन कंडीशंस जहां पे हमें गुरु गुण की जरूरत है, जहां पे हमें गुरुता चाहिए। गुरुता होगा तो क्या वो चीज टस से मस होगी? अब मैं इतनी भारी हूं, आप मुझे हिला सकते हो जल्दी से? नहीं हिला सकते। मीन्स जो चीज स्थायित्व, कोई हल्का फुल्का होगा उड़ जाएगा, साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें स्थिरता लानी है। टू रिमूव चंचलता ऑफ दोषस एंड टू ब्रिंग बैक टू द मूल स्थान, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप कितने डिजीज में इसकी कल्पना कर सकते हो। चंचलता ऑफ दोषास, सबसे पहले कजली बेचारी खुद बनी तो उसने पारद की चंचलता को ही खत्म कर दिया, किया ना, किया ना। तो जहां पे चंचलता है, चंचलता का मतलब क्या होता है? जो टिकता नहीं है। सिंपल सी, छोटा बच्चा चंचल होता है, इधर बैठ गया उधर बैठ गया उधर बैठ गया, उसमें चंचल गुण होते हैं। तो ऐसी व्याधियां जिसमें ऊपर नीचे उठाव आए, जैसे बताओ आप, ऑल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर चंचल गुण प्रधान। आम बात का पेशेंट है, 5 दिन तो बोलेगा मैं ठीक था, 10 दिन बाद बोलेगा फिर बढ़ गया, यहाँ आ गया, अभी यहाँ दर्द हो रहा है। सोरियासिस का पेशेंट है, कुछ मौसम में ठीक हो जाता है, कुछ मौसम में वापस आ जाता है। SLE का पेशेंट है, फिर यही स्थिति उसमें आती है। जहां पे वेनिंग एंड वेनिंग ऑफ होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वहां पे आप खरलिए आराम से यूज कर सकते हो। क्लियर? फिर वो दोषों को आप उसके मूल स्थान पे लेके आओ। सपोज वायु बहुत ज्यादा चंचल गुण है, अगर बहुत ज्यादा विकृत है तो आपको उसको वापस खींच के लेके आना, उसका मूल स्थान उसका बस्ती है, ठीक है। ऐसे करके वातानुलोमन दूसरा काम, एंड टू ब्रिंग बैक द विशिएटेड दोषास टू द यथास्थान, वही बात फिर से रिपीट हुई है। पक्वाशयत व्याधि, पक्वाशय से रिलेटेड जितनी भी व्याधिज है वहां पे आप खरलीय रसायन का यूज कीजिए, ठीक है। जो नीचे की तरफ अनुलोमन कराए। और उदर्ववाद, इसमें क्यों यूज करना है? जब विकृत वायु होती है, जब वो नीचे के रास्ते से नहीं, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं, नहीं निकल पाती तो उधर्व की ओर जाती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं वहां पे वातानुलोमन करवा दो, वहां पे आप खरलिय दे दो, वातानुलोमन अपने आप हो जाएगा, वो जो उधर्वात है वो अपने आप सही हो जाएगी। तो ये लॉजिक आपको रखना है कि मुझे खरलीय रसायन कहां पे देना है। यहां से जाने के बाद में आपका विजन टोटली चेंज हो जाएगा,
टोटली चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा, जिन कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती वो लगेगा कि मैं 4.5 साल या 5.5 साल बर्बाद ही कर दिए, कुछ नहीं किया हमने इन 7 दिनों में यहाँ पे रहने के बाद में। हम 2017 से जुड़े हैं। बारी बारी क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? एक प्यास है कि कुछ तो मिलेगा, खाली हाथ नहीं जाओगे। सर हमें बेटियां मानते हैं तो सर बोलते हैं बच्चे हमारे लिए क्या लाए? सर बेटियां कभी नहीं लाती, बेटियां तो लेके जाती हैं। तो हम तो हमेशा लेके जाते हैं और वो हम अप्लाई करते हैं, तब वो सार्थक होगा। ठीक है, नेक्स्ट। कजली बेस्ड खरलीय रसायन यूजेस कहाँ कहाँ है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, पार्किंसंस, उसमें क्या होता है? वाइब्रेशंस रहती है बहुत ज़्यादा। चलगुण है ना, मूवमेंट्स, या जो बुजुर्ग लोग हैं ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं, चलगुण है, वहाँ आप खरलीय यूज कर सकते हो। उदरवात, अमल पित्त ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, सोरियासिस, संतत सतत ज्वर, ज्वर का कभी बढ़ गया ज्वर, कभी कम हो गया, अगले दिन फिर नहीं आया, तीसरे दिन फिर आ गया। ये कॉन्स्टिपेशन, किसी को स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाता है, किसी को खान पान से, तो ये भी उसमें आएगा, बिकॉज ये भी एक तरह से ज़्यादा दुष्टि है पक्वाशय की। ठीक है, तो अभी जस्ट क्या निकला, खरलीय रसायन कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे हमें गुरु गुण चाहिए, जहाँ पे हमें वायु का अनुलोमन करवाना है, जहाँ पे विक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ दोषस है, जहाँ पे दोषस स्टेबल नहीं है, चंचलता। मोटा मोटा दिमाग में ये फीड कर लो। नेक्स्ट है परपटी कल्पना। ये यहीं की फोटोज हैं जो हमने बनाई थी। यहाँ पे जो फोटो मेरा नहीं खींचा हुआ मैं बता दूंगी। ठीक है, मोस्टली आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ्स मिलेंगे, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। परपटी है, ऐसी दिखती है। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई है देख लीजिए, आगे कीजिए। नेक्स्ट, इसमें क्या करते हैं? उसमें क्या प्रिपरेशन था? नीरा अग्नि। खरलिये में हमने अग्नि को कहीं यूज नहीं किया। ठीक है, परपटी में हम क्या कर रहे हैं? माइल्ड रूप में अग्नि को यूज करेंगे। ठीक, मैं ये पीपीटीज दे दूंगी, फोटोज मत खींचो, समझ लो। मैं ये सारा दे दूंगी आपको। एक चीज है मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे थोड़ा डिविएट हो रही हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, पीसीओडी का फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं, फोटो खींच ली, ये कर ली, वो कर ली, है ना। लेकिन ये जिस दिन आप ये सोचोगे ना मेरे गुरुजी ने क्यों दिया था, क्यों दिया इसको, ये वो विजन रखो। हजारों फॉर्मूले हैं, मिल जाएंगे, नहीं काम करेंगे। आपको वो विजन रखना है। ये मेरे गुरुजी ने जयमंगल रस लिखा तो क्यों लिख दिया इसको? शतावरी इस आदमी को लिखा या शतावरी फीमेल को लिख रहे, क्यों लिख दिया? आपको वो चंद्र प्रभावती मेल को क्यों लिख दी? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सोच रखो। ये सब स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। हाँ, सबसे पहले परपटी का एक ब्रीफ प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, वो खजली लिया है, उसको एक आयरन वेसल में मोल्टन करना है घृत लिप में, और उसको केले के पत्ते, नीचे गोबर रहेगा, ऊपर केले का पत्ता रहेगा, उस पर आपको डाल के प्रेस करना है, तो रस परपटी बनती है। ठीक है, अब रस परपटी जब बनती है, इसमें लोहे की दारवी यूज की है, माइल्ड टेम्परेचर यूज किया है। माइल्ड टेम्परेचर यूज करने से अभी भी जो कजली में Hg और S है वो अपक्व स्टेज में है, पूरे नहीं पके। ठीक है, थोड़ी सी अग्नि दी है ना हमने, तो बस इतनी सी अग्नि दी 113 डिग्री की कि गंधक बेचारा पिघल जाए, बस इतनी अग्नि दी। इसीलिए मैंने पूछा था कि कितने बच्चे यहाँ पे रसशास्त्र समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगा जिनको नहीं समझ में आ रहा। फिर हम उसमें बनाना लीफ यूज करते हैं। बनाना लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, आपको सबको पता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, एक क्लोरोफिल पिगमेंट कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है? 4 आई थिंक 4। ठीक है, तो वो बाइंडिंग पावर है, और उसमें मैग्नीशियम रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। तो वो क्या करेंगे, वो बाइल जूसेस को एक्सेप्टमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए बनाना लीफ ही फिक्स नहीं है, बहुत सारी लीव्स, लेकिन उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए भी वो यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, बनाना लीफ कषाय रस प्रदान होता है। जब परपटी का यूज़ हम सबसे ज़्यादा अतिसार में करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में काऊ घी है, ये शीतवीर्य है, योगवाही है। योगवाही टर्म से क्या है, बहुत बार रसशास्त्र में ये वर्ड सुनने को मिलता है। योगवाही मतलब जो अपने साथ वो चीज को, उस गुण, अपना गुण भी चले और दूसरों के भी लेके चले, उसको योगवाही कहते हैं। कि तुम आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ रसशास्त्र नहीं सीख रहे हैं, आप यहाँ पे नैतिक शास्त्र, रस शास्त्र,
जो भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, गायनी सब सीख रहे हैं ना, तो आप एक तरह से योगवाही बनते जा रहे हैं। ये आता जाओ, ज्ञान आता, ऐसे ही घी योगवाही है। ठीक, फिर उसके बाद में हमने परपटी बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आप टर्न कीजिए एक बारी। ये वही बताया है कि कजली व्हेन लिक्विफाइड एंड पोर्ड ऑन सर्टेन लीव्स एंड प्रेस्ड टू मेक इनटू फ्लेक्स, वो फ्लेक के रूप में आया है। फ्लेक ही क्यों बनाया उन्होंने परपटी में? क्यों फ्लेक बनाया? कभी सोचा है? सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, फिर क्या इस परपटी को हम पेशेंट को ऐसे ही दे देते हैं, ये ले ये पापड़ आज सुबह खा लेना, एक पापड़ दोपहर को और एक शाम को, ऐसे देते हैं? नहीं देते ना। हम उसको क्या करते हैं, फिर से मर्दन करते हैं, फिर से मर्दन करते हैं ताकि उसका सरफेस और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा, जब हम उसको डालते हैं ना तो 113 डिग्री पे जो सल्फर पिघला होता है उसको तुरंत डालना होता है, प्रेस करना, क्योंकि सल्फर की बहुत जल्दी है कि वो अमॉर्फस सॉलिड बन जाता है, वापस सॉलिड बन जाता है। क्लियर? फिर ये पोट बंद है, जब अब हट, आरोट, आभास, क्रियाहीन, पिष्टिका है ना, वो बहुत सारे पोट बंद है, तो उनमें से परपटी एक पोट बंद में आती है। मॉडरेट टेम्परेचर और ज़्यादातर सअग्नि और सगंध है। श्वेत परपटी निराग्नि है, सॉरी निर्गंध है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, परपटी कब देनी है? इट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड इन संचय एंड प्रकोप अवस्था ऑफ दोषास ओनली, इन स्थानिक और लोकलाइज स्टेज। जब दोष एक संचय अवस्था में हो, मतलब जब उन्होंने तिर्यकगामी या शाखा की तरफ नहीं गए हों, कहने का मतलब जब वो हमारे मोस्टली जीआई ट्रैक में रहते हैं। ठीक है, तब हम परपटी का प्रयोग करेंगे। ये आगे डिटेल से आएगा, ये एक बार इंट्रोडक्शन है। वेग प्रधानज व्याधि, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे मैम ने तो खरलिए में भी बता दिया है ना, लेकिन खरलिए में क्या है, वहाँ पे डोज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इनकी डोज कम होती जाएगी और इनका एक्शन और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो पेशेंट स्टीरॉइड्स पे चल रहे हैं, एसएलई में, ऑटो इम्यून में, वहाँ पे हमें परपटी यूज़ करनी पड़ेगी अगर वो जल्दी बढ़ रहा है तो। आप उस चीज़ को, स्थिति को भी समझो। फिर लीन दोषावस्था, धातु में दोष लीन होके बैठ गए हैं, हमने तो निकलना ही नहीं है यहाँ से बाहर, हम तो यहीं रहेंगे। अब जैसे अगर आप 7 दिन बाद यहाँ से बोल दो हम तो जाना ही नहीं घर, तो आप लीन दोष हो गए ना, भी मन लग गया हमारा कौशलम में, अब हम घर नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। तो ऐसे कुछ दोष होते हैं जो बोलते हैं हमने तो कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं रहने वाला है, उनको निकालने के लिए हम परपटी यूज करते हैं। नेक्स्ट, परपटी कल्पाजिन जीआईटी डिसऑर्डर्स। ज़्यादातर वैद्य या ज़्यादातर समाज इसको सिर्फ जीआई डिसऑर्डर्स, मोस्टली सबसे को यही पता है गृहिणी में काम आती है, इसके अलावा कोई डिजीज में हम सोचते ही नहीं है। श्वेत परपटी चलो मूत्रकृच्छ और उसमें काम आ जाती है, लेकिन ये श्वास का सब लोगों में भी काम आती है। वो आप इनकी फलश्रुति पढ़ना सीखिए। जैसे हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका एक फलश्रुति रहता है, वो पढ़ोगे, उसमें उसके गुण, धर्म, कर्म सब लिखा रहता है, वो पढ़ के उसको पकड़ लो, वही सारा कुछ है। एक कॉपी लगा लो जिसमें सबकी फलश्रुतियाँ लिख के याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उद्भव स्थान ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज इज कोष्ठ। ज़्यादातर डिजीज के उद्भव स्थान क्या है? कोष्ठ। तो कोष्ठ में क्या आते हैं? क्या लंग्स और ये सब कोष्ठ में नहीं आते हैं? वो कोष्ठ में आते हैं। अगर आपने 2017 में, अभिजीत सर 2019 में आए थे ना, तब सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया था कि कोष्ठ सिर्फ आमाशय, पक्वाशय, इतनी सी चीज़ों को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो उद्भव स्थान ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज इज कोष्ठ। यहाँ पे आमाशय, पक्वाशय और परपटी इज प्रेस्क्राइब्ड एज, क्योंकि इसमें पारद और गंधक है और ये जीआईटी ट्रैक्ट पे ज़्यादा एक्ट करती है। वहाँ पे जहाँ पे भी आमज लक्षण होंगे ना, या विकृत आम रहेगा, और भी ज़्यादा आम अपनी स्थिति खराब कर लेता है, वहाँ पे दुर्गंधता आएगी, उसके पेशेंट के मुंह से बहुत बुरी स्मेल आएगी, उसका स्वेटिंग बहुत बुरा स्टिंक करेगा। आपके पास कोई आके बैठ गया और एक ऐसे बैठ जाएगा, उसको पसीना आ रहा है पर आपको स्मेल नहीं आएगी। एक ऐसा बैठ जाएगा कि पसीने से स्मेल, या जुराब खोल दी तो बस, शूज़ खोल दिया तो बस हो गया। तो वो क्या है? विकृत वो चीज़ है। आमता के कारण, विकृत कफ के कारण और क्रिमिज रोगों में हम परपटी का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, क्योंकि पारद और गंधक दोनों ही कृमिहर माने गए हैं।
कृमि का मतलब केवल और केवल जंतु नहीं है। कृमि बहुत सारे होते हैं। आप कृमि का चैप्टर पढ़ोगे तो जैसे एपिलेप्सी है, रक्तज कृमि है, ये अर्टिकेरिया है, जरूरी नहीं है वो शीतपित्ती हो, मतलब ऐसे लक्षण कृमिज के कारण भी आ सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इट एक्ट एज व्रणशोधक, रोपक एंड रेक्टिफाई द कंप्लेंट्स, जैसे हम गृहिणी में यूज़ करते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा चाय पीता है या पित्तवर्धक आहार विहार करता है या ज़्यादा लवण और अम्ल द्रव्यों का यूज़ करता है, तो उसको छोटे छोटे अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो अल्सर्स जब इंटेस्टाइन में छोटे छोटे हो जाते हैं तो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा नहीं रहता है। आप एक ऐसी इसी को समझ लो, इंटेस्टाइन, इसके अंदर एक लेयरिंग है म्यूकोसा की, और वो म्यूकोसल लेयर अल्सर से छोटे छोटे उसमें घाव हो गए, ठीक है। अब ऊपर घाव हो जाते हैं तो हम पट्टी कर लेते हैं, लेकिन ये तो इंटेस्टाइन्स में है, तो इसमें जब घाव होता है तो उसमें उसका रोपण कर्म चाहिए हमें। लेकिन जब इसमें फूड मूव करता है, हम कुछ मिर्ची वाला खाते हैं तो उसको जलन लगती है, वो कहेगा यहाँ पे काल जो बड़े, हमारी भाषा में बोलते हैं काल जो बड़े बहुत ज़्यादा आग लाग रही है, ऐसे बोलते हैं, लिटरली ये वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब इतनी उनको दाह होती है तो वो वहाँ पे लगता है व्रण पे, तो वो क्या करेगा, अल्सर को और ज़्यादा, व्रण को हील ही नहीं होने देगा। आप कितना ही दूध पिलाओ, कितना ही मुलेठी खिलाओ, वो नहीं हील होता। क्यों? क्योंकि आप उसका खाना नहीं छुड़वा रहे हो, मिर्ची वाला खाना नहीं छुड़वा रहे हो। इसीलिए परपटी कल्पना में जो आगे योग है उसमें वो दूध पे या चावल पे या तक्र पे रखते हैं, एक ही चीज़ पे रखते हैं, ताकि उसको कोई दूसरा ना मिले उस वक्त। और वो व्रण यहाँ पे परपटी में पारद और गंधक है, वो इसको हील करेगा। व्रण शोधक, सबसे पहले हम कोई चोट लगती है तो उसके ऊपर पहले उसको साफ करते हैं ना, शोधक, फिर उसका हम रोपण करवाते हैं, व्रण रोपक। तो यहाँ पे सर्जिकली जो हम व्रण पढ़ते हैं, उस सर्जरी में जो पढ़ते हैं वो थ्योरी है। उसके बाद में परपटी कल्पना टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन एंड ट्राई टू स्टिमुलेट द जीआईटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, परपटी मैंने आपको बताया कि ये एक मंद स्वरूप है पारद और गंधक का। इस पे हल्की सी अग्नि को हमने बस ऐसे किया, हल्का सा मेल्ट किया और हो गया। तो इसमें मतलब पारद और गंधक पूरे तरह से पके नहीं है, ठीक है। और गंधक में आपको पता है कौन सा गुण है, सरगुण है, और पारद क्या है, भारी है। अभी भी उसमें वो चीज़ क्वालिटी पड़ी है। तो क्या करती है, इसको डाइजेशन करने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए ये वहाँ पड़ी रहती है, इसलिए ये वहाँ पे एक्ट करती है। आपका मेन मोटिव क्या है, जैसे सस्पेंडेड रिलीज टैबलेट्स होती है ना, जो ये डीएसआर और ये देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सस्टेन्ड रिलीज होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना अपना सिक्रीशंस मतलब डाल के चलता रहता है उनका। तो ऐसे ही ये वहाँ पड़ी है, तो ये व्रण रोपक, क्योंकि उस चीज़ को हमें वहाँ पे रखना है थोड़ी देर, उसको भगाना नहीं है एकदम से, हमें यहाँ पे अनुलोमन नहीं करवाना है। समझ रहे हो मेरी बात भी? आप खरलिया दे रहे हो तो मंद अग्नि वाले को अनुलोमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें अनुलोमन नहीं कर, उसको तो अल्सर से हमें उनको हील अप करना है। हील अप करने के लिए वो चीज़ वहाँ रहनी चाहिए ना, तो इसका वहाँ पे टाइम ज़्यादा है। नेक्स्ट, इसको समझो, मोड ऑफ एक्शन ऑफ परपटी इन गृहिणी। जो कजली खरलीय रसायन में अनुलोमन कर रही थी, वही कजली, कुछ भी नहीं डाला हमने उसमें, रस परपटी में कुछ नहीं डाला ना, वही कजली यहाँ पे ग्राही कैसे हो गई, वो ग्राही कैसे बन गई, वो गृहिणी को कैसे रोक रही है, अतिसार को कैसे रोक रही है, जो वहाँ पे अनुलोमन कर रही थी। इसमें समझो, परपटी में पारद और गंधक है, गुरु गुण और सरगुण। जब गुरु और सरगुण मिलता है तो वो अतिसार कारक होता है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इस परपटी कल्पना में हमने अग्नि का संस्कार किया, संयोग किया घृत, गोमय और कदली पत्र का। इनकी प्रॉपर्टीज ने उस गुरु और सरगुण को लघु और ग्राही में बदल दिया। इसमें हल्की सी लघुता आ गई, क्योंकि हमने उसको हल्का सा टेम्परेचर दिखाया था, ठीक है। और जैसे ही उसमें लघुता आई, अग्नि किस तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ, अग्निवर्धन होने लग गया। अग्निवर्धन होगा तो उसके आम का पाचन होगा, आम का पाचन होगा तो गृहिणी अपने आप खत्म हो गई। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? ये बहुत जरूरी है।
अभी एक एग्जाम्पल के रूप में इंडिकेशंस ऑफ रस परपटी, रसवह स्रोतस व्याधि, क्योंकि सबसे पहला स्टार्ट ही रस से होता है। जिसका अग्नि मानदेय है उसमें रस धातु की पुष्टि नहीं होने वाली है, तो हम सबसे पहले इसको कहाँ यूज करने वाले हैं? जो भी रसवह स्रोतस की व्याधि है वहां पे आप परपटी यूज कर सकते हो। मंदाग्नि की कंडीशन में, आमज अवस्था में, कोष्ठाश्रित व्याधि में, क्रिमिज रोग में, शीजर और अर्टिकेरिया, मैंने एक एग्जाम्पल डाला है। कई बार क्या होता है, पेशेंट को बहुत सीजर्स आते हैं तो हम क्या चिकित्सा करने लग जाते हैं? वात की, है ना, अनंतवात, अत्योगतवात और वो सब चीज़ों में, उनमें चले जाते हैं हम लोग। सीजर्स में उसको आया, चक्कर आया, लेकिन जब हम आगे MRI या कुछ करवाते हैं तब पता चलता है कि वहाँ पे शायद कुछ कृमि है, जो फैल्सीपैरम का जो रहता है वो हो जाता है। तो वहाँ पे अगर हम परपटी देते हैं तो वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे लीवर फ्लूक का जो होता है ना, वो इन्फेस्टेशंस होता है, तब वो ब्रेन में चला जाता है। कई लोग पत्ता गोभी नहीं खाते हैं उसके चक्कर में, ठीक है। तो वो कृमि है जो ब्रेन में प्रभाव कर रहा है, और उस कृमि के कारण उसको सीजर अटैक आ रहे थे और हम लोग उसको छोड़ के हम कुछ और कर रहे हैं। वो कृमि की चिकित्सा, एक ऐसी पेशेंट है जो उसको बारी बारी ये हो रहा है अर्टिकेरिया, हम शीत पित्त की चिकित्सा करी जा रहे हैं, लेकिन हमने कृमि की नहीं की, आपको कृमि की करनी है, ठीक है। ये चीजें थोड़ा थोड़ा नोटिस में रखो। फिर जीर्ण आम अतिसार ठीक ही नहीं हो रहा है, वहां पे परपटी यूज करो। गट इन्फेक्शंस, जितने भी गट इन्फेक्शंस है वहां पे यूज करो। क्यों? क्योंकि ये बेचारी रहती ही गट में ज्यादा देर है। जो चीज जहां पे ज्यादा देर रहेगी उसका एक्शन वहीं रहने वाला है। ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स, क्रॉन्स डिजीज, इन सब में यूज होती है। मैलिग्नेंसीज ऑफ गट, यहाँ पे मैं एक केस बताना चाहूंगी। मैलिग्नेंसीज ऑफ गट में एक पेशेंट है, कभी उनका नेक्स्ट सेशन में पूरे ऑडियो वीडियो लेकर आऊंगी, है मेरे पास, बट अभी उनकी मैंने कंसेंट नहीं ली है। तो उनको ई कोलाई मैनिफेस्टेशन था बहुत ज़्यादा, उससे उनको कैंसर हो गया, ठीक है। अब उनकी बहुत चिकित्सा की, उनकी कीमो सब हो गया, लेकिन वो ई कोलाई इन्फेस्टेशन नहीं खत्म हो रहा। लास्ट में ई कोलाई एक तरह से क्या है, हमारे लिए कृमि ही है ना। जो स्टडीज हमें यूनिवर्सिटीज में कराई जाती है, जो MD में कराई जाती है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा थीसिस टॉपिक था गंधक रसायन और गंधक द्रुति का कंपैरेटिव स्टडी ई कोलाई पे और स्टेफाइलोकोकस यूरियस पे। 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था और 1 ग्राम नेगेटिव पे। अब मुझे आप ये बताओ, उस और गंधक द्रुति का भी कंपैरेटिव स्टडी था, मतलब 4 स्टडीज एक साथ थी एक तरह से, गंधक रसायन का स्टेफाइलोकोकस और यूकोलाई पे, और इधर से गंधक द्रुति का स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई पे। अब इसका रिजल्ट पता है क्या आया? इन विट्रो स्टडी थी। गंधक रसायन डज नॉट एक्ट ऑन ऑल ऑफ दिस। अब मुझे ये बताओ, हम कितने सालों से गंधक रसायन को यूज कर रहे हैं? क्या हमारा शास्त्र गलत है? मेरा तो थीसिस ही गलत हो गया और मैं बहुत रोई। मैंने मेरे HOD से पूछा कि मुझे गंधक रसायन एक्ट नहीं कर रहा कैसे, उन्होंने स्ट्रेन कौन सा लिया है, जो वो स्ट्रेन्स यूज करते हैं, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मौका मिला तो मैं लेकर आऊंगी। स्टेन्स यूज करते हैं, क्या वो फंगल इन विट्रो स्टेन्स हमारी फिजियोलॉजी के साथ, हमारी एनाटॉमी के साथ मैच करते हैं? जब हमारा आयुर्वेद ये बताता है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष से ही अलग है, तो हम हमारी थीसिस स्टडी उन पे करके कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि गंधक रसायन भैया एक्ट नहीं करेगा तुम पे? ये चीज सीखो, शास्त्र गलत नहीं है, वो मॉडर्न पैरामीटर्स उनके गलत हैं। हम उनके साथ होड़ कर रहे हैं, एक गलत होड़ कर रहे हैं। हम रिसर्च क्या कर रहे हैं? गंधक रसायन तो ऑलरेडी एंटी फंगल बताया गया है, उसको क्या प्रूव करोगे तुम? या क्या हमारे HODs करा रहे हैं? ये सभी थीसिस डस्टबिन में पड़ी होती हैं। 3 साल एक थीसिस के पीछे इंसान पागल होकर काम करता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। आज तक एक कॉलेज में से, MD कॉलेज में से 15 बच्चे निकलते हैं, अगर 3 MD ब्रांचेस है तो। मुझे एक भी स्टडी बता दो जिसने रिसर्च किया हो और वो दवाई अप्रूव होके इंडिया में आ गई हो। आती है? कितना रिसर्च वर्क हो रहा है। एक बच्चा 3 साल लगा देता है अपनी थीसिस पूरी करने पे। एक थीसिस पूरी करने पे मेरे को 1.5 लाख का खर्चा आया था।
NMR करा, XRD करा, फलाण करा, मणिपाल यूनिवर्सिटी नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हम 15-15 दिन रहे और वो लोग हमें ऐसे ऐसे देखते हैं। उस थीसिस का क्या फायदा? आप अपनी प्रूव्ड चीज को फिर से प्रूव करके क्या देना चाहते हो? बिकॉज ये थोड़ा सा अलग चीज है, ये थोड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट आगे आगे हो रहा है, उसके नतीजे हैं। वरना आयुर्वेद बहुत आगे। अब सोचो कितनी रिसर्च होती है, एक भी टैबलेट नहीं आती, एक भी वो घी। आप वही जाते आदि तेल को बोलते हो व्रण रूपक, वो तो पहले ही बेचारे उन्होंने बता दिया व्रण। आपने नया क्या कर दिया? कुछ किया क्या नया? नहीं किया। तो इन चीजों को सोचो, इस चीजों पे जगाना है। मैं सिर्फ तुम्हें जगाने आई हूं, ठीक है? ऐसा नहीं सब सो रहे हैं, लेकिन एक जागृत अवस्था करते हैं ना, वापस जाग जाओ, वो वाली चीज है, क्योंकि मेरे सर ने मुझे बोला है। नेक्स्ट, मेलिग्नेंसीज ऑफ गट। तो उनको, हाँ, वो जो चल रहा था उनको मेलिग्नेंसी हुआ, लेकिन उनको सब चिकित्सा कर लिया, कृमि वाला दिमाग में नहीं आया। एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया, उनको ताम्र परपटी दी गई। क्यों दिया मैंने? मैं तो ताम्र पोटली भी दे सकती थी, आरोग्यवर्धनी भी दे सकती थी ना। है तो गट की व्याधि, ताम्र मुझे पता है काम करेगा। 3 योग थे मेरे पास, आरोग्यवर्धनी, ताम्र गर्भ पोटली और ताम्र परपटी। मैंने ताम्र परपटी ही क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे वो एक्शन सिर्फ उसके वहां इंटेस्टाइन्स या गट में चाहिए था, मुझे उसको वहां रुकवाना था, इसलिए ताम्र परपटी सिलेक्ट की। ये सिलेक्शन आपको आना चाहिए। काम बेटा ताम्र पोटली भी करेगी, काम आरोग्यवर्धनी भी करेगी, पर जितना ताम्र परपटी इस केस में काम करेगी उतनी वो दोनों नहीं करेगी, जबकि पोटली ज्यादा पोटेंसी वाली है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है? नेक्स्ट, वो खत्म हो गया वो स्लाइड? नहीं, पंचामृत परपटी। अब ये, हाँ, नेक्स्ट। अब ये काश्वास में कौन सी परपटी यूज होती है? अब्र परपटी। अब्र परपटी यूज होती है ना। अब्र का मतलब ही आकाश से लिया गया है। अब्र का मतलब जो श्वास व स्रोतस है, वहां पे ये काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें अब्रक डल गया है। अब्रक रसायन की तरह भी एक्ट करेगा। तो ये चीज आपको समझना है कि वो काश्वास में भी ऐसे बहुत सारी परपटियां हैं जो काम करती हैं। नेक्स्ट, पंचामृत परपटी। अभी पंचामृत परपटी है, एक और एग्जांपल है। ये कहाँ यूज करेंगे? रक्तवह स्रोतस, पित्त प्रधान क्लिनिकल कंडीशंस, जहां पे उसको ड्यूडेनल अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, अम्ल उद्गार, बारी बारी उल्टी आती है, यहां से लेके यहां तक इतना छिल गया है कि उसको इसोफेजियल वेरिसेस भी हो रही हैं, ठीक है? उसको यहाँ का कैंसर हो रहा है, ठीक? ग्रहणी, अरुचि, छर्दी, रक्तपित्त, दुष्ट अतिसार, अगेन कृमिघन प्रॉपर्टीज वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कूपी पक्व रसायन। ये कूपी है जो बालू का यंत्र में रखा जाता है। किसने बनाई हुई है? बाकियों को पता है क्या होता है? चलो फिर इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करूं? हाँ, नेक्स्ट कीजिए। कूपी पक्व रसायन में क्या होता है? ये भी मरकुरी बेस है, जिनमें मिनरल्स और मेटल्स जो भी हमें चाहिए वो हम यूज करेंगे, और इसमें कजली के साथ उसको भावित करके आगे हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एक मोड में, ठीक है? ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, मंद, मध्यम और तीव्र अग्नि। इन तीनों अग्नियों का इसमें रोल है। उसमें कौन सी अग्नि थी? मंद। हम देखो शास्त्र में कितना आराम से स्मूथली चलता है शास्त्र। पहले बिना अग्नि के ही बना के देखते हैं, क्या पता मरीज ठीक हो जाए। नहीं ठीक हुआ, थोड़ी सी अग्नि दे दो। नहीं ठीक हुआ, थोड़ा धीरे करो, फिर ज़्यादा, है ना? जैसे माँ करती है, पहले प्यार से डांटती है, बैठ जा, फिर 2 बार बोलती बैठ जा, नहीं, एक मारते खिंचा के, ठीक है? तो वो क्या है? सेम यही चीज है। तो कूपी पक्व में क्या है? टेम्परेचर विल ग्रेजुअली इंक्रीज। नेक्स्ट, क्रमाग्नि। इसी को एक बार पीछे, क्रमाग्नि क्या है? हीटिंग पैटर्न है। यही कूपी पक्व का सारा फंडा है, यहीं पे फंडा है। आप कितने ही मास्टर हो जाओ रस शास्त्र में, जब तक आपको टेम्परेचर को काबू करना नहीं आया, आपकी स्वर्ण बसम का तो पता नहीं क्या बन जाएगा, पोटली उसके अंदर डूब जाएगी,
जितना सोने का पैसा था वो सब वेस्ट। जैसे दूध रहता है ना, दूध गर्म करते हैं, उसके पास खड़े रहो, वो नहीं निकलेगा। जैसे इधर मुंह किया, बाहर, हमेशा सेम ये है। आपको अग्नि को कंट्रोल करना आना है। नेक्स्ट, अब कूपीपक्व रसायन की ये एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आगे ये पढ़ाना है मैंने आपको। अष्टमूर्ति, मकर ध्वज, मल सिंदूर, माणिक्य, रस सिंदूर, इसमें से आपने रस सिंदूर का नाम तो सबने सुना होगा, तो मैं इसी को लेके चलूंगी। नेक्स्ट, इसमें क्या करते हैं मैम, इसमें क्या करते हैं, रस सिंदूर लिया, रस सिंदूर रस सिंदूर देखा है सबने, कैसा होता है? हाँ नहीं बोलना, हाँ जी बोलते हैं हमेशा। रस सिंदूर कैसा होता है? रेड, चमकीला रहता है, चमकीला रहता है, हाँ जी। तो क्या वो चमकीला जो जैसे उस रूप में आता है फ्लेक्स में या जो भी उसकी फॉर्म होती है, क्या हम उसको वैसे ही पेशेंट को देते हैं? इट शुड ऑलवेज बी ट्रिचुरेटेड। उसको हमें सिंदूर स्वरूप बनाना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें उसे निश्चंद्रीकृत करके ही पेशेंट को देना है। जब आप रस सिंदूर बनाते हो, बोतल को ब्रेक करते हो, बहुत चमकीला सा निकलता है, वो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। तो वो जो चमकीलापन है वो हमें उसका नष्ट करना है, फिर उसे यूज करना है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी कजली है आपकी, जिस भी चीज से आपने भावित किया, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, ऐसे जो बहुत जल्दी बताऊंगी, उसको कूपी में डाला है। कूपी को 7 लेयर कपड़ मिट्टी करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है एक कपड़ा लिया, गीली मिट्टी की लगा दी, फिर दूसरा उस पर, तीसरा उस पर, ऐसे नहीं करना है। इसको बनाने में 7 से 10 दिन लगते हैं, और ये मौसम पे डिपेंड करता है, आप उसको पंखे में नहीं सुखा पाते हो। रस शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत धैर्य मांगता है। हम लोग 8-8 घंटे घुटाई करते थे, हमारी ऐंठने अभी तक नहीं गई, पाँव की और हाथों की। पीजी किए हुए कितने साल हो गए, वो घुटाई का नतीजा है आज यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी घुटाई हुई थी। तो कजली आप, अब हाँ यहाँ पे बता रही थी, वो लेयरिंग करनी है। मैं थोड़ा थोड़ा मूड बीच में इसलिए फ्रेश करती हूँ आपको, जैसे मुझे लगता है बच्चे बोर हो रहे हैं, फिर कुछ डालना है, संस्कार डालना है ऐसे। तो एक लेयर कपड़े की डाली, उसको आप सूखने दो, ठीक है। उसमें एयर बबल नहीं आना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड लेयर आप कब डालोगे, जब आपका फर्स्ट लेयर सूख जाएगा, तब आपको सेकेंड लेयर डालना है, फिर थर्ड लेयर डालना है। क्यों ऐसा है, ये हीट इंसुलेशन का काम करेगा। मुल्तानी मिट्टी क्यों यूज की है, हम गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? शीत, उसको गर्मी को मतलब बाहर नहीं निकलने, पिंपल्स और वो फुंसियाँ नहीं आती, नहीं घमोड़ियाँ नहीं आती, तभी लगवाती है ना माई। तो यहाँ पे क्यों लगवाई है, एक इंसुलेशन चाहिए हमें, जो हीट है उसी के अंदर रहे, बाहर ना जाए। अब आप मुझे लास्ट तक बताना, क्या कंपनीज ऐसे बनाती होंगी, इतना गंभीरता से बना, आप ही अपने पेशेंट के लिए नहीं बना पाओगे, कंपनी तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए हिम्मत चाहिए। फिर जो कोई भी वेसल लिया आपने, उसमें नीचे अभ्रक पत्र रखा है। अभ्रक पत्र फिर क्यों रखा है, अगेन इट विल डू द इंसुलेशन, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्रेस में रहता है ना, तो वो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करे। फिर उसमें आपको बालूका भरनी है, 3/4 तक भर दिया, फिर आपको उसमें बॉटल रखना है। बॉटल जैसे ये भर दिया, ऐसे बॉटल उसमें रख दिया, ठीक है। बॉटल रखने के बाद में आप ऊपर तक, नेक तक उसको फीड करोगे, ठीक, कांच कूपी को। ये बालूका यंत्र में जो आपका 24 नंबर है, ये स्लाइड्स ली गई हैं, ये 24 नेक तक भरा गया है, ठीक है। फिर एक टाइम पे इसमें से फ्यूम्स निकले, क्योंकि गंधक का क्या हो रहा है, जारन हो रहा है, फ्यूम्स निकलेंगी। फिर उसके बाद में हमें उसमें रेड हॉट शलाका डाल के देखनी है, वो एक टेस्टिंग होता है। कभी फ्यूचर में टाइम मिला तो सिंगल टॉपिक्स लेंगे, तो उस पर वो लग के आएगा नहीं लग के आएगा वो देखना है। नेक्स्ट, फिर कूपी का मुद्रण करना है, उस पर ढक्कन लगाना है, मुद्रण करना है। फिर ऐसे करके जब कूपी बन जाती है, मुद्रण करने के बाद आप कूपी निकालोगे और उसको कूपी ब्रेक करते हो। उसमें क्या करते हैं, वो थ्रेड को केरोसिन में भिगोते हैं, उसके ऊपर बांधते हैं और आग लगा के गीला कपड़ा ढांप देते हैं। जैसे ही भांडो बॉटल कटक से टूट जाती है, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसे रस सिंदूर मिलता है, ये वाला, और वो पाउडर है। यहाँ पे एक
सर ने हमें बात बताई थी, जो गोपी कृष्णा सर हैं उनके गुरु सिद्धिनंदन मिश्र सर हैं, और जो हमारे एचओडी 2 चेंज हुए थे, एक तो गोपी कृष्णा सर थे, दूसरे डॉक्टर पीएससी मूर्ति हैं। वो कुपीपक और रसायन में बहुत महारत, और उनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप पढ़ना कभी मौका मिले तो। डॉक्टर पीएससी मूर्ति, उनका इंग्लिश में बुक आता है इसके लिए, रस शास्त्र के लिए बेसिक बुक आता है, बहुत अच्छा है, डॉक्टर पीएससी मूर्ति, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कुपी को आप इंसान समझो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज पता चलने वाली है। जहां पे हमें जो मिलेगा वो चीज वहीं एक्ट करने वाला है। कंठ प्रदेश में अगर मिलता है, उधर्व जत्रुगत में काम करेगा वही योग। अगर वो नीचे तलस्थ मिलता है, तलस्थ उभयस्थ ये पढ़ा है ना, 3 तरह, अभी कुपीपक्व में 3 टाइप के आगे मिलेंगे, उसकी वो मिलने के टाइम पे अगर कंठ प्रदेश में मिलना है, उधर्व जत्रुगत रोगों में बहुत अच्छा काम करने वाला है। ऐसा नहीं है नीचे नहीं करेगा, पर वहां बहुत अच्छा करेगा। उभयस्थ मिल रहा है तो आप दोनों में यूज कर सकते हो। तलस्थ मिल रहा है तो आपको जो तलस्थ अधोगामी डिजीज है उनमें उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी कुपीपक्व रसायन की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें जितना आप गंधक का जारण करोगे उतना ही एफिकेसी बढ़ती जाएगी पारद की। समगुण खत्म होने वाला है, तो उसको जितना चारण करोगे उतना वो जल्दी मतलब क्या बता रही थी, उसकी पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉपर्टीज क्या है, स्मॉल ड्रग डोज है, रैपिड एक्शन है, डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वात कफज प्रीडोमिनेंट डिजीज में हम कुपीपक्व रसायन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कहां पे करना है, जहां पे हमें लाघवता चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि की वजह से जो हमने कजली नीचे बोतल में रखी थी वो धीरे धीरे कुछ रस सिंदूर बन के या कुछ दूसरा मकर ध्वज बन के हमें अलग अलग बॉटल में अलग अलग जगह पे मिल रही है, ठीक है, उसमें लघुता आ रही है क्योंकि हमने उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाल दिया। तो जहाँ पे लघु गुण चाहिए हमें, फिर अभी लघु गुण कहाँ चाहिए, जैसे एक इसमें लास्ट में एक एग्जाम्पल है इमोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स में चल गुण नहीं है, चल ही नहीं रहे हैं, वहां पे आप कुपीपक्व यूज करो, ठीक है, वहां पे आप उसको कुपीपक्व में यूज करो। वहां पे हमें कहाँ चाहिए था, खरलिये में हमें गुरु गुण चाहिए था, चल गुण को खत्म करना था, यहाँ पे हमें चल गुण को बढ़ाना है। अब जो पैरालिसिस का पेशेंट है जो चल ही नहीं पाता, हमें उसको चलाना है, उसका नर्व इंडक्शन इंप्रूव करवाना है, जो नर्व कंडक्शन है वो इंप्रूव, तो वहां पे वो काम करेगी कुपीपक्व। सियाटिका में बहुत काम अच्छा करेगी। तो इस तरह से जहां पे भी जड़ता है, आम वात के पेशेंट में ले लो, जड़ता है, अंग गौरवता है, वो हिला ही नहीं रह पा रहा है, ऐसे इतना भी हाथ करके ऐसे नहीं रख पाता, कहता है पाँव बहुत भारी हो गया है, वहां पे कुपीपक्व यूज करो क्योंकि हमें वहां पे लघुता को इंड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पोटली कल्पना, ये अभी हमने रस चिकित्सा में बनाई थी 2022 बेल्लारी में, तो ये पोटली है। नेक्स्ट आप आइए। नेक्स्ट, पोटली कल्पना में क्या होता है, वही कजली को आपने सर्टन भावना द्रव्य के साथ देके उसको एक वटी का फॉर्म देना होता है और उसको छाया में सुखाना होता है, ठीक है। फिर उसी चीज को आपने एक सिल्क क्लॉथ में बांधना होता है। सिल्क क्लॉथ का मतलब सिल्क क्लॉथ ही है। आप हजारों रुपए की स्वर्ण भस्म ले लेते हो, लेकिन सिल्क क्लॉथ की बारी आते ही आप कंजूसी करने लग जाते हो और वो क्या करेगी, वो गिर जाएगी नीचे पोटली उसमें, और आपका वेस्ट स्वर्ण फिर ढूंढते रहना, नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। सिल्क क्लॉथ क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज पोटली कल्पना आर गिव, इसके पीछे 3 रीजन थे। रॉयल ट्रीटमेंट था, राजा ही पोटली यूज कर सकता था पहले, और राजा क्या साधारण कपड़े में यूज करेगा, तो उसके लिए सिल्क में कुछ मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले सिल्क थ्रेड्स में है जहाँ पे, वहाँ पे स्वर्ण की मात्रा रहती है, ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म में भी आपको मिलता है ताम्रभस, ऐसे ही उसमें भी मिलता है। तो ये 2-3 रीजंस थे, वो लग्जरी की निशानी थी। फिर जब वो पोटली उसमें करते हैं तो वो इजी टू कैरी, डिस्पेंस एंड एडमिनिस्टर,
बहुत जल्दी आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो पेशेंट को, इजी है ले जाना, कहीं पे भी छोटी सी ली घिसी और ले ली, ठीक है। लेसर डोज क्विकर एक्शन, और उसका क्या है, कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटी सी होती है वो, लेकिन उसकी कीमत हज़ारों में होती है, ठीक है। शुड ऑलवेज बी स्क्रैप्ड नॉट पाउंडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। आप पोटली को तोड़ोगे नहीं, तोड़ दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज खत्म है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको सर्कल में घुमाते हो, वो एक चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ऐसे निकलती है जो पेशेंट पे एक्ट करती है। अब इसके केमिकल रिएक्शंस बहुत होते हैं, मैं समझा सकती हूँ, पर टाइम कम है, ठीक है। पोटली को हमेशा स्क्रैप करके देना है, स्क्रैप मतलब ऐसे घिस के देना है, उसको तोड़ के नहीं देना है। इसमें से इतना टुकड़ा तोड़ लेना, सुबह खा लेना, शाम, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, ये मेरा बनाया हुआ है। सबसे पहले कजली लिया, एक ब्रीफ प्रोसीजर है। कजली लिया, उसको इसमें, ये रसगर्भ पोटली है, उसको उसमें एलोवेरा के साथ, ये जो भी निर्देशित द्रव्य हैं, योग रत्नाकार में आपको इसके मिलेंगे। योग रत्नाकार में 70 पोटलीज हैं। सेकंड वॉल्यूम ऑफ योग रत्नाकार पोटली रहस्यम में आपको सारा डिटेल मिलेगा, ठीक है। आपने पोटली बनाई, उनको सिल्क क्लॉथ में रैप किया, सल्फर का वो लिया, जैसे ही सल्फर पिघलता है आपको पोटलीज उसमें सस्पेंड करनी है। व्योम वर्ण एक लक्षण बताया गया है, जब वो आएगा इट विल टेक नियर अबाउट 4 to 5 hours, और जो आप इसको भावित करते हो उसको 3-3 महीने लगते हैं, जो आपने उसको मर्दन करना है, भावना करना है। अभी तो हम कजली हमारे सर से लेते हैं, सपोज कजली भी आपने बनानी है, सब कुछ आपने करना है, तो उम्र निकल जाएगी। फिर उसके बाद में वो पोटली उसमें से निकल के आ गई, उसको स्क्रैप करना है और उसका रस पूजन करना है। आप कोई भी प्रिपरेशन बनाओ, शुरू करने से पहले और अंत में उसकी पूजा जरूर करो। हमारे सर कोई भी दवाई बनाते वक्त, कोई भी दवाई देते वक्त, पेशेंट को चेक करते वक्त चप्पल नहीं पहनते हैं। आप भी ये करना स्टार्ट कर दो। आप जब पेशेंट की दवाई घोटते हो उसमें चप्पल मत पहनो। आपने देखा होगा पुराने वैद्य खड़ाऊ पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते, ठीक है। आप उसमें अपनी ऊर्जा दे रहे हो। नेक्स्ट, जीर्ण अवस्था ऑफ रोगास, जहां पे जीर्ण कंडीशन हो चुकी है, लास्ट स्टेज में है, पेशेंट को रिवाइव करना है, जहां पे हमें रसायन इफेक्ट चाहिए, जहां पे राजयक्ष्मा जैसे सिंड्रोम है। राजयक्ष्मा सिर्फ टीबी नहीं है, बहुत सारे डिजीज है जो राजयक्ष्मा की कैटेगरी में आता है, क्योंकि एड्स भी राजयक्ष्मा है एक तरह का, उसको सिर्फ टीबी मत समझो। इट्स ए सिंड्रोम लाइक प्रेजेंटेशन, एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, समझ रहे हो। उसका बल हानि भी हो रहा है, उसकी स्पर्म क्वालिटी भी खराब हो रही है, उसका शुगर भी डाउन हो रहा है, उसका लीवर भी काम नहीं, ऐसी चीजों को सिंड्रोम बोलते हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाना, तो कैंसर की स्टेज में यही होता है ना। अगर आपको SOL ऑफ लंग्स बन रहा है तो लीवर में भी कैंसर जाने वाला है, ऐसा होता है उसमें, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशंस में, कार्सिनोमा में, इनफर्टिलिटी में, ब्रेन ट्यूमर्स और कोविड में तो बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो ये पोटलीज के कुछ यूजेस थे। नेक्स्ट, कहाँ यूज करना है, जहां पे हमें अगेन गुरु गुण चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उस पोटली को, बेचारी को, एक सल्फर मोल्ड में कितने घंटों तक उबाला है, कितने घंटों तक, 3 से 4 घंटे तक उबल रहा है, उसमें उबल रहा है, तो उसमें स्थिरता आएगी ना, वो बंधा रह गया बेचारा। फिर स्थिरता ऑफ दोषज, वही स्थिरता आपके दोषज में आने वाली। ओज क्षयज कंडीशन, कोई भी ऐसी व्याधि जिसमें ओज क्षय हो रहा है, आप पोटलीज दे सकते हैं। रसायन इफेक्ट, क्यों? दृढ़ी करोति देहम, जहां पे आपको रसायन इफेक्ट, ऐसा नहीं है स्वस्थ पुरुष नहीं ले सकता, अगर अभी से वो हेमगर पोटली सेवन कर दो, एजिंग तुम्हारी डिले हो जाएगी, ठीक है। चंचलता ऑफ दोषाज मोर, जहां पे बहुत ही ज्यादा चंचलता है, सिवियर कंडीशन है, वो ग्लास भी नहीं पकड़ पा रहा है, ऐसे भी नहीं, इतना जोर से हाथ हिल रहा है, क्यों? क्योंकि पोटली खुद स्थिर है, तो वहां पे ये यूज करेंगे। मैलिग्नेंसीज में, ब्रेन ट्यूमर्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये बहुत, इस पे तो चर्चा 7 या 10 दिन भी हो सकती है। नेक्स्ट, अभ्रगर्भ पोटली है। अभ्रक फिर मैंने बताया प्राणवय स्रोतस, तो आप उसको प्राणवय में, हृदय रोग में, क्योंकि अभ्रक एक ऐसी भस्म है जो स्निग्ध गुण प्रदान है, ठीक है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। ये 2 पॉइंट आप प्लीज याद कर लो या लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। जहां पे भी कहीं पे रेडिएटिंग पेन होता है, कहीं का भी रेडिएटिंग पेन हो,
यहाँ है और आपको पीठ में दर्द आ रहा है, यहाँ चोट लगा है, यहाँ दर्द रेडिएट करता है जो पेन कुछ ऐसी व्याधियों में, जैसे गृद्रसी या कटिशूल में, तो वहां पे ये पोटली को या कोई भी आपका द्रव्य है उसको आप कुचला के साथ दो। क्यों? क्योंकि वो नर्वाइन एक्ट है, नर्व्स का काम होता है ना कंडक्शन का। तो जहां पे भी रेडिएटिंग पेन है, आपने कोई भी मेडिसिन देनी है उसमें खुशला डाल, लेकिन पेशेंट की प्रकृति देख लेना, पित्तज ना हो, गर्भावस्था ना हो, थोड़ी सी ये चीजें देख, मल सिंदूर के साथ दे सकते हैं। नॉन रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन हो, एक ही जगह लोकलाइज्ड हो, जैसे सिर्फ कटिशूल हो रहा है तो वहां पे उसको वत्सनाभ के साथ दे दो। अब ये अनुपान के रूप में भी दे सकते हो, औषध कल्पना में कैसे भी दे सकते हो। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ पोटेंसी क्या है? खरलिए की पोटेंसी कम है, परपटी की थोड़ी बढ़ेगी, कूपी पक्व की और बढ़ेगी और पोटली की और ज्यादा बढ़ जाएगी। डोसेज में क्या हो जाएगा? पोटली का डोसेज जो है वो हमें क्या देना है? सॉरी मैंने गलत डाल दिया शायद, ये गलत हो गया है। पोटली का डोसेज सबसे कम रहने वाला है, उसके बाद में कूपी पक्व, फिर जो खरलिए है उसका सबसे ज्यादा डोसेज है। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे ठीक है मैडम, एरो फिर से दिखाऊं? एरो में ठीक है, एरो का साइन सही नहीं। हाँ वो गलत हो गया है, उसके लिए सॉरी। ये आप पर जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये पिक्चर मैंने क्यों सेलेक्ट की? बहुत सारे पौधे हैं, है ना, वो एक पौधा उस पत्थर के नीचे से निकल रहा है, वो संघर्ष है उसका। बाकियों को फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं, वो भी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है कि भाई मैं भी हूं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। It's great to teach those who will make history, and yes, you all can. अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 मिनट और लूंगी, 2 मिनट। नेक्स्ट, थैंक यू। अभी यहां से शुरुआत होती है, यहां से आपकी शुरुआत होगी इस एंड स्लाइड से, बिकॉज यहां पे मेरे क्लिनिक का लोगो है। आपको अभी यहां बैठे बैठे अपने क्लिनिक का लोगो डिजाइन करना है कि मेरे क्लिनिक का लोगो ये होने वाला है, कल को मेरी फार्मेसी का भी लोगो यही होएगा। नेक्स्ट, अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे कथा स्टार्ट होती है। सर ने 2019 में मुझे अश्विनी कुमार दिए। 2000 क्लिनिक मेरा बहुत सालों से चल रहा है। उस वक्त हम किराए के घर में थे और एक छोटे से स्टोर में, मैंने कहा मुझे तो करना ही है। मेरा क्लिनिक 7-8 सालों से एक स्टोर में चल रहा था। स्टोर कितना होता है आपको पता है? किचन से भी छोटा। वो स्टोर की फोटोज है, उसमें मैंने वो अश्विनी कुमार जी को बिठा दिया। वो देख लो, वो फोटो है। ठीक है, 2019 की बात बता रही हूँ। नेक्स्ट, पिछले साल हमारा घर और क्लिनिक, और ये डिजाइनिंग मेरे बेटे ने की है, 11 साल का है, उसका डिजाइनिंग था ये। अब एक चीज और बताती हूँ, जब भी आप लोगो डिजाइन करो ना, और जब भी आप सिग्नेचर करो, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होना। आपका लोगो चलता रहने वाला होना चाहिए, जैसे अमेजन का A to Z ऐसे। अब इसमें ये जो तीर है ना, ये ऐसे चलते हैं, मतलब ये चलता रहेगा, स्थिरता नहीं है इसमें। ठीक है, साइन जब भी करते हो ऊपर की तरफ जाओ, यूं नीचे ऐसे मत लेके आओ, आपको ऊपर जाना है। तो ये क्लिनिक का फोटो है जो अभी भी घर में ही है। नेक्स्ट, और 10x15 मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई तारीफ नहीं है, कि ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कमरा नहीं है, ये नहीं है। स्टार्ट तो करो, पेशेंट आएंगे। ये आपको एक सबसे अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक ही कमरा है, जैसे जिस रूम्स में आप रुके हो ना, उतना ही है ये, उससे बड़ा नहीं है। उसमें मैंने सारा एडजस्ट किया है। नेक्स्ट, ये इसका वो क्या बोलते हैं, कौन सा व्यू है, वो है। ठीक है, तो औषधियां भी वही हैं। एक काम और बताती हूँ, कोशिश करो अपनी औषधियां अपने पास रखो। आपने लिख दी ना, मेडिकल वाला कभी आपके पास दोबारा नहीं आने देगा। आपके पास सपोज एक दशमूला रिस्ट नहीं है, आपने उसको बोला बाकी वहां से ले लेना, वो पेशेंट आना ही नहीं है, 90% नहीं आता दोबारा, क्योंकि वो लोग उसको मिसगाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से अरेंज करो, साफ सुथरा रखो, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। पेशेंट घुसे तो उसको लगना चाहिए आप बहुत अच्छी जगह आए। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, उसका प्रेजेंटेशन उससे अच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी को स्वर्ण बसम दे रहे हैं तो वो स्वर्ण बसम लगनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
ये कुछ प्रिपरेशंस हैं। नेक्स्ट, ये जैसे कस्टमाइज्ड सोप्स होती हैं, इस बच्ची का बर्थडे था तो इसकी मम्मी ने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनवाई, तो उसके लिए कार्ड डिज़ाइन किया मैंने और ये उनको एज अ गिफ्ट दिया। तो आप ये आइडिया ले रहे हो, मैं आपको आइडियाज़ के लिए दिखा रही हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते। मैं टेक्निकली बहुत पुअर हूँ लेकिन इन चीज़ों ने मुझे सिखा दिया और कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। नेक्स्ट, ये च्यवनप्राश और कॉन्चपाक जो हम बनाते हैं घर में। जब भी आप घर में कोई चीज़ बनाओ और उसका लेबल लगाते हो, प्लीज़ उस पर एक लाइन लिखवा देना, फॉर क्लिनिक यूज़ ओनली। आप लीगली सेफ हो, सिर्फ काउंटर सेल मत करना। काउंटर सेल मतलब किसी शॉप पे मत रख देना, आप पेशेंट को दो, उसके रिश्तेदार को दो, आप इसको बेचो, लेकिन उस पर फॉर क्लिनिक यूज़ लिखवा दो। नेक्स्ट, ये स्वर्णवचा है। नेक्स्ट, ये भी स्वर्ण प्राशन है। नेक्स्ट, ये ऐसे आप लोगोस बना सकते हो अपनी अपग्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट, वांट ए प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हम सब वैद्य योनि में हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व से कहो, आयुर्वेद ने हमें चुना है और आयुर्वेद के लिए हम सब काम करेंगे। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। एक स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रस शास्त्र में इंटरेस्ट है तो www.iar.co.in ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रस शास्त्र की वेबसाइट है। इस पे बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं क्लासेस की, जिसमें विनीत सर, अनुमेहा मैम, ठक्कर सर की बहुत सारी क्लासेस हैं। आप ये सारे सेशंस जो यहाँ पे सर ने लिए वो वहाँ पे भी अवेलेबल हैं और एक अलग तरीके से आप रस शास्त्र पढ़ोगे। ये सिर्फ एक ट्रेलर था बेटा, नेक्स्ट कभी मौका मिला तो वो भी बताऊंगी कि कामदुदा क्यों देना है, सूद सेकर कहाँ देना है। इसका आंसर आपसे पूछने वाली हूँ और इसका फेसबुक पेज विजिट करो। कामदुदा कहाँ देना है, अभी आंसर दो। मैं बताऊं, मैं आम और निराम की अवस्था को देखते हुए, जहाँ पे पित्त की तीक्ष्णता और अम्लता को कम करना है वहां पे आप कामदुदा देंगे, जहाँ पे आपको पित्त का नियमन करना है वहां पे आप सूद शेखर देंगे। सिंपल। नियमन मतलब रेगुलेट करना, उसके द्रव्य गुण, मतलब जैसे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट रहती है ना, नियमन करना है वहां पे सूद शेखर दे दो। जहाँ पे अम्लता और उसकी तीक्ष्णता, ऐसे बहुत एसिडिक हो रहा है वहां पे आप कामदुदा दो। तो ये एक छोटा सा था। थैंक यू, और विनीत सर और अनुमेहा मैम को बहुत सारा थैंक यू। ये मेरा परिवार है, हम बहाने ढूंढते हैं आने के लिए, लिटरली बता रही हूँ मैं। सर के साथ 2017 में एज ए स्टूडेंट ऐसे बैठी थी मैं, सर ने आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया, विनीत सर ने। और इनकी हम ऋणी हैं और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर घर वाले नहीं आने देंगे, अभी कंडीशंस नहीं फेवरेबल, कोई बहाना दे दो मुझे आने के लिए। 2 साल कोरोना रहा ना, हम रोए हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे सालों से आ रहे हैं उनको ये बात पता है कि हम क्यों रोते हैं, और मैं ये बात निश्चित लिख के देती हूँ कि आप भी रोके जाओगे। सर इतनी मेहनत करते हैं और ये जो सर के स्टूडेंट्स हैं, ये जो टीम है ना वॉलंटियर्स की, आप भी इनमें से वॉलंटियर बनो ताकि ये वर्क डिवाइड हो और हम सब और बेहतर रूप में सामने आए। क्या आपने यहाँ पे आने से पहले सोचा था कि इतनी लंबी क्लासेस में हम बैठ पाएंगे? क्या आपने एक 45 मिनट्स का पीरियड में ऐसे 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 होता है, क्या आपने सोचा था? दिमाग में क्या रहता है, घूम के आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लेके जाएंगे, बैठोगे सिर्फ पजामे और टी शर्ट में ही, लिखवा लो मेरे से। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो ये हो चुका है। कितनी देर आप ऐसे बैठोगे, लास्ट में दीवार के सहारे लेके बैठने पड़ेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक डिसिप्लिन, खाना पीना देखो कितना अच्छा है। सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी, गुरु शिष्य का बॉन्ड है। क्या आपको यहाँ पे किसी भी शिष्य में निर्जलता दिखी, वल्गैरिटी दिखी? कितने अच्छे से यहाँ पे रहते हैं। आप उनसे सीखो कि हमें कैसे बॉन्ड बनाना है। टीचर की रिस्पेक्ट देखो, कैसे पाँव में गिर गिर के रो रहे हैं। जिस दिन वो आ जाएगी ना, अपने आप सब कुछ आएगा। और वॉलंटियर्स बनो।
ये काम सिर्फ सुमेल का या शिवम का, प्राची का, पूजा का नहीं है, ये हम सबका काम है। आपको तो आगे होके कहना चाहिए सर नेक्स्ट ईयर के लिए काम बताओ, मैं करूंगा या मैं करूंगी। आप बोलो सर का बोझ कुछ कम करो ताकि सर और वे से सोच सके। सभी हेडेक्स सर को मत लेने दो। जैसे हमारे माँ बाप बड़े थोड़ी उम्र में जाते तो हम बोलते हैं ना अब हम काम करेंगे, ऐसे अब आप बड़े हो चुके हो। तो ये प्रॉमिस है। मेरे कॉलेज के 19 स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करने के बाद में भी उदयपुर गए हैं कौशलम में, पछता रहे हैं। पता है आपको, सिर्फ 3 स्टूडेंट मेरे कॉलेज से यहाँ आए हैं और अब वो क्या बोलते हैं, मैडम पाँव सीधा नहीं हो रहा है, क्योंकि बैठने की आदत ही नहीं थी इतना लंबा। तो ये यहीं से सीखोगे। तो मैं विनीत सर, अनुमेहा मैम, सभी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।